आज के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी साहित्य की जड़ों में उतर रहे हैं, खासकर 14वीं सदी के 3 बड़े नामों पर। हाँ, जेफरी चौसा, जॉन गावर और विलियम लैंगलैंड। बिल्कुल। और हमारे पास है डेविड डेचेस की मशहूर किताब ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ अंश। इनसे हमें इन लेखकों और उनके दौर को समझने में मदद मिलेगी। कमाल की बात यह है, जैसा डेचेस भी बताते हैं, कि तीनों लगभग एक ही वक्त में लिख रहे थे। हाँ, 14वीं सदी। पर उनकी दुनिया, उनकी शैली, उनके मुद्दे सब कितने अलग थे। बिल्कुल अलग। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डेचेस की नज़र में इन तीनों ने अंग्रेजी साहित्य को कैसे गढ़ा और क्यों आज भी उनकी रचनाएं हमें खींचती हैं। हाँ, उनकी प्रासंगिकता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं साहित्यिक पड़ताल को। जरूर। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसे अक्सर अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है, जेफरी चौसा। हाँ, चौसर। जन्म शायद 1340 के आसपास और मृत्यु 1400 में। डेचेस उन्हें सिर्फ कवि नहीं मानते, है ना? वो एक अनुभवी दरबारी और राजनयिक भी थे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी का ये पहलू उनके लेखन में झलकता है। उनकी यात्राएं, खासकर इटली वाली। हाँ, इटली। डेचेस कहते हैं वहां उनका सामना दांते, पेट्राक और बोकाचो जैसे लोगों से हुआ, उनके विचारों से। हाँ, और डेचीज का एक बड़ा पॉइंट ये है कि चौसर ने कुछ क्रांतिकारी किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की जो रोजमर्रा की सादगी थी ना, उसको फ्रेंच और इतालवी साहित्य के परिष्कार, वो जो सोफिस्टिकेशन था, उसके साथ मिला दिया। अच्छा। ये सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं था। डेचीज के मुताबिक ये अंग्रेजी को एक ऊंचे साहित्यिक मंच पर लाने की कोशिश थी, साबित करना कि अंग्रेजी भी किसी यूरोपीय भाषा जितनी ही समर्थ है। तो उनकी भाषा में वो पॉलिश आ गई जो पहले नहीं थी। बिल्कुल, वो लय, वो प्रवाह। डेचीज कहते हैं ये अंग्रेजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी शुरुआती रचनाओं में डेचेस फ्रेंच प्रभाव की बात करते हैं, खासकर वो ड्रीम विजन वाला स्टाइल। हाँ, स्वप्न रूपक उस जमाने का एक पॉपुलर साहित्यिक तरीका था। कहानी एक सपने के जरिए बताई जाती थी। जैसे द बुक ऑफ द डचेस में, जो करीब 1369 की है, डचेस ऑफ लैंकेस्टर की मौत पर एक शोक गीत। हाँ, पर डेचेस इस बात पर जोर देते हैं कि चौसर ने इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रहने दिया। हाँ, ये एक स्वप्न कविता है, पर इसमें भावनाओं की गहराई है, एक व्यक्तिगत दुख का एहसास है। ये सिर्फ एक दरबारी रचना नहीं, उससे कहीं ज्यादा मानवीय है। अच्छा। यहीं से चौसर की वो खासियत झलकने लगती है, परंपरा को लेना और उसे अपनी समझ से नया रूप देना। डेचेस इसे बार बार पॉइंट आउट करते हैं। फिर आती है हाउस ऑफ फेम। डेचेस कहते हैं ये थोड़ी अजीब है, अधूरी सी है, और इस पर दांते का असर दिखता है। हाँ बिल्कुल, और ये आइडिया ही बड़ा मजेदार है। एक चील कवि को उठाकर प्रसिद्धि के धर ले जाती है। सच में? और डेचेस बताते हैं कि ये सिर्फ मजेदार नहीं है, इसमें बौद्धिकता भी है। यहाँ प्रसिद्धि, अफवाह, सच, झूठ, इन सब पर गजब की बहस है। वो चील वाला हिस्सा भी बड़ा मशहूर है। हाँ, वो चील तो जैसे कोई प्रोफेसर है, खगोल विज्ञान से लेकर दर्शन तक पर लेक्चर देती है। बड़ा हास्य पैदा होता है उससे। और कविता अचानक खत्म हो जाती है। हाँ, डेचेस इसे चौसर का एक तरीका मानते हैं पाठक को सोचने पर मजबूर करने का, एक तरह का इंटेलेक्चुअल टीजर। दिलचस्प। और पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, सेंट वैलेंटाइन डे पर पक्षियों की सभा अपने साथी चुनने के लिए। डेचेस इसे कैसे देखते हैं? डेचेस यहाँ चौसर के बढ़ते आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल को हाईलाइट करते हैं। इसमें भी स्वप्न रूपक है, पर बात आगे बढ़ चुकी है। कैसे? अलग अलग स्वभाव के पक्षी प्रेम के अलग अलग पहलुओं पर बहस करते हैं। दरबारी प्रेम, व्यवहारिक जरूरतें, जुनून। ये दिखाता है कि चौसर जटिल विचारों और कई किरदारों के संवादों को कितनी कुशलता से संभाल सकते थे। और डेचेस यहीं राइम रॉयल छंद के सफल इस्तेमाल का जिक्र करते हैं। वो 7 पंक्तियों वाला खास स्ट्रक्चर, चौसर उसे अंग्रेजी में मानो स्थापित कर रहे थे। अपने पहले भी इशारा किया, पुराना ज्ञान जिसे वो अथॉरिटी कहते हैं, और निजी अनुभव यानी एक्सपीरियंस, इसके बीच का संतुलन। हाँ, ये चौसर को समझने के लिए डेचेस के अनुसार बहुत जरूरी है। अथॉरिटी मतलब स्थापित ज्ञान, किताबें, परंपरा। और एक्सपीरियंस मतलब जीवन का यथार्थ, अपनी समझ, अपनी नजर। चौसर इन दोनों को मिलाते हैं। वो पुराने लेखकों से सीखते हैं, क्लासिकल कहानियों का सहारा लेते हैं, पर उसमें अपनी दुनिया का रंग भर देते हैं, अपने किरदारों की सांसें डाल देते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नकल नहीं थी? बिल्कुल नहीं। डचेस मानते हैं कि यही मिश्रण उनकी रचनाओं को इतना जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। अब आते हैं चौसर के उस शाहकार पर जो कैंटरबरी टेल से पहले आया,
ट्रॉलिस एंड क्रिसेड, डिचेस इसे चौसर का पहला महान और मुकम्मल काम मानते हैं। हाँ, ये बोकाचो की कहानी इल फिलोस्ट्राटो पर आधारित है, लेकिन डचेस कहते हैं कि चौसर ने इसे एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा दिया, कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा मनोवैज्ञानिक, रीत, धोखा, किस्मत और इंसान की अपनी इच्छा शक्ति मतलब फ्री विल जैसे बड़े सवालों से जूझती है। डचेस इसके किरदारों की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत ज्यादा, खासकर पेंड्रोस जो ट्रोलियस का दोस्त और क्रेसिडा का चाचा भी। वो मध्यस्थ है, बड़ा मजाकिया, समझदार, पर नैतिक रूप से थोड़ा संदिग्ध। और क्रेसिडा? डचेस उसे मध्यकालीन साहित्य की सबसे जटिल महिला किरदारों में से एक मानते हैं। उसका डर, उसकी बुद्धि, उसकी मजबूरी और आखिर में उसका विश्वासघात चौसर भावनाओं की इतनी परतें खोलते हैं। डचेस यहाँ बोथियस के कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी के प्रभाव को भी दिखाते हैं, खासकर भाग्य और नियति वाले सवालों पर, जो कहानी में गहरे बुने हुए हैं। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा लगता है। और फिर आता है वो नाम जो शायद चौसर का पर्याय बन गया है, द कैंटरबरी टेल्स। हाँ, चौसर का मैग्नम ओपस भले ही अधूरा रह गया। तीर्थ यात्रा पर निकले लोगों की कहानियां सुनाने की ये फ्रेम कहानी, ये अपने आप में ही कमाल की है। डचेस के लिए ये चौसर की प्रतिभा का शिखर है। ये फ्रेम कहानी, कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा, उन्हें एक अद्भुत मंच देती है। अलग अलग सामाजिक तबके के लोग, हाँ, मर्द, औरतें, पादरी, व्यापारी, सैनिक, सब एक साथ। इससे चौसर को मौका मिलता है हर तरह की कहानी कहने का। संतों की कथाएं, दरबारी रोमांस, भद्दी लोक कथाएं जिन्हें फैब्ल्यू कहते हैं। फैब्ल्यू? हाँ, वो छोटी, अक्सर अश्लील और हास्यप्रद पद्य कहानियां होती थी। चौसर ने वो भी लिखी, साथ में नैतिक उपदेश भी, और इन सब के जरिए उस दौर के समाज पर जबरदस्त टिप्पणी। जनरल प्रोलॉग में किरदारों का परिचय तो जैसे 14वीं सदी के इंग्लैंड का एक पोर्ट्रेट गैलरी है। नाइट, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर। डचेस इन्हें सिर्फ टाइप नहीं मानते हैं ना? बिल्कुल नहीं। डचेस इसी बात पर जोर देते हैं। हाँ, वो अपने वर्ग या पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर उनमें गजब की इंडिविजुअलिटी है। जैसे नाइट एक आदर्श योद्धा है, पर शायद थोड़ा पुराने जमाने का भी लग सकता है। वाइफ ऑफ बाथ 5 पतियों वाली अनुभवी मुखर महिला है जो समाज के नियमों को चुनौती देती है। हाँ, ये विरोधाभास तो कमाल का है। और मिलर नशे में धुत होकर अश्लील कहानी सुनाता है। डचेस कहते हैं कि ये किरदार इतने जीवंत हैं कि लगता है पन्नों से निकलकर बाहर आ जाएंगे। और कहानियां भी सुनाने वालों के मिजाज को दिखाती हैं। डचेस बताते हैं कि कैसे नाइट की लंबी, शिष्टतापूर्ण कहानी के फौरन बाद मिलर अपनी छोटी, फूहड़ कहानी सुनाकर उस आदर्श का मजाक उड़ा देता है। हाँ, डचेस का तो यही मानना है। ये कॉन्ट्रास्ट, ये किरदारों और उनकी कहानियों के बीच का तनाव, ये जानबूझकर किया गया है। ये चौसर की कला का हिस्सा है। वाइफ ऑफ बाथ का वो लंबा आत्मपरिचय और कहानी, वो तो शादी, अनुभव और ज्ञान के अधिकार पर एक जबरदस्त, भले ही विवादास्पद बयान है। और पार्टनर वाला मामला, वो खुद लालची होकर लालच के खिलाफ कहानी सुनाता है। हाँ, ये विडंबना देखिए। डचेस के अनुसार चौसर की महानता इसी में है। उनका हास्य, कभी नर्म कभी तीखा, उनका यथार्थवाद, उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़, उनका तकनीकी हुनर, जैसे हेरोइक कपलेट का इस्तेमाल। वो 2 पंक्तियों वाला तुकान छंद, उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। और सबसे बढ़कर अंग्रेजी को एक लचीली, समर्थ साहित्यिक भाषा बनाना। डचेस उन्हें अंग्रेजी का पहला महान कलाकार कहते हैं। तो चौसर ने तो वाकई अंग्रेजी साहित्य का नक्शा ही बदल दिया, पर उनके समकालीन जॉन गावर भी थे। डचेस उन्हें चौसर से काफी अलग मानते हैं। हाँ, काफी अलग। डचेस गावर को ज्यादा गंभीर, उपदेश देने वाले और शायद थोड़े ज्यादा पारंपरिक बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गावर ने सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, फ्रेंच और लैटिन में भी महत्वपूर्ण रचनाएं की। ये उस दौर के त्रिभाषी साहित्यिक माहौल को दिखाता है। अच्छा। पर उनकी सबसे मशहूर अंग्रेजी रचना है कन्फेसियो अमांटिस। कन्फेसियो अमांटिस मतलब प्रेमी का पाप स्वीकार। ये कैसा शीर्षक है? डचेस इसके बारे में क्या बताते हैं? ये भी कहानी है? डचेस के मुताबिक ये एक बहुत लंबी कविता है जिसका ढांचा अनोखा है। एक बूढ़ा प्रेमी है जो प्रेम की देवी वीनस के पुजारी जीनियस के सामने अपने पापों को कबूल करता है। प्रेम के संदर्भ में पाप? हाँ, पूरी कविता 7 घातक पापों, 7 डेडली सिंस के इर्द गिर्द बुनी गई है। जीनियस हर पाप को समझाने के लिए क्लासिकल और मध्ययुगीन कहानियों का पूरा भंडार खोल देता है। ओह, तो ये एक तरह का, डचेस इसे एक तरह का नैतिक विश्वकोश मानते हैं। कहानियों में पिरोया हुआ ज्ञान देना, नैतिक शिक्षा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य लगता है। तो कहानी कहने में वो चौसर जैसे नहीं थे, डचेस ऐसा मानते हैं। डचेस का विश्लेषण यही इशारा करता है।
गावर की कविता में चौसर जैसी नाटकीयता, किरदारों की वो गहराई या हास्य की वो रेंज शायद कम है। डेचेज उनकी अंग्रेजी शैली को साफ, सहज और नियमित बताते हैं, पर कहानी कहने की कला में चौसर को आगे रखते हैं। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण रचना है। बिल्कुल, डेचेज उसे उस दौर की चिंताओं और ज्ञान को समझने के लिए जरूरी मानते हैं। ये दिखाता है कि उस समय सिर्फ चौसर ही नहीं थे, और भी आवाजें थीं, अलग तरह की। सही बात है। और फिर आते हैं तीसरे स्तंभ, विलियम लैंगलैंड। इनके बारे में तो जानकारी भी बहुत कम है ना? हाँ, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से ज्यादा नहीं पता। उनकी एकमात्र ज्ञात रचना है पियर्स प्लॉमन। पियर्स प्लॉमन यानी हलवाहा पियर्स। डेचेज इसे चौसर और गावर दोनों से एकदम अलग बताते हैं। ऐसा क्यों? कई कारण हैं, जैसा डेचेज विस्तार से बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर तो छंद का है। स्टाइल बिल्कुल अलग है। कैसे? लैंगलैंड पुरानी अंग्रेजी कविता की परंपरा को जिंदा करते हैं। एलिटरेटिव वर्स, अनुप्रासात्मक छंद। अच्छा, जिसमें तुक नहीं बल्कि शब्दों की शुरुआती ध्वनि पर जोर होता है। बिल्कुल, हर लाइन में कुछ शब्दों की शुरुआत एक ही व्यंजन ध्वनि से होती है। ये चौसर के यूरोपीय प्रभाव वाले छंदों से एकदम अलग है। और दूसरा बड़ा अंतर? दूसरा, ये एक बेहद जटिल, कई परतों वाली स्वप्न रूपक कविता है। डेचेज इसके कम से कम 3 संस्करण बताते हैं, A, B और C टेक्स्ट। लगता है लैंगलैंड इसे जिंदगी भर सुधारते रहे, बदलते रहे। और इसका विषय क्या है? प्रेम या दरबारी कहानियां? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेचेज इसे 14वीं सदी के इंग्लैंड की सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक दशा पर एक बहुत गंभीर, भावुक और तीखी टिप्पणी मानते हैं। गंभीर टिप्पणी? हाँ, इसके किरदार अक्सर अमूर्त विचारों के प्रतीक होते हैं, जैसे होली चर्च, लेडी मीड जो धन और रिश्वत की देवी जैसी है, कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा, रीजन यानी तर्क और 7 घातक पापों के जीवंत चित्रण। तो कहानी किसके बारे में है? कहानी एक विल नाम के स्वप्नदृष्टा की मुक्ति की तलाश के बारे में है। सच्चा जीवन कैसे जिया जाए। डेचेज इसके 3 चरणों का वर्णन करते हैं: डू वेल, अच्छा करना; डू बेट, बेहतर करना; और डू बेस्ट, सबसे अच्छा करना। और ये पियर्स प्लाउमैन कौन है, ये टाइटल कैरेक्टर? डेचेज के अनुसार पियर्स प्लाउमैन कहानी का एक केंद्रीय चरित्र है। वो धीरे धीरे एक साधारण, ईमानदार किसान से सत्य, मेहनत और यहां तक कि ईसा मसीह जैसे मार्गदर्शक का प्रतीक बन जाता है। अच्छा, तो वो समाज के भ्रष्टाचार के सामने एक आदर्श की तरह खड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जहां चौसर समाज को देख रहे थे, शायद कभी-कभी मुस्कुरा भी रहे थे, वहीं लैंगलैंड गुस्से में थे। डेचेज उनके नजरिए के इस फर्क को कैसे देखते हैं? डेचेज इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत साफ दिखाते हैं। चौसर मानवीय कमजोरियों और पाखंड को अक्सर विडंबना, हास्य और एक किस्म की समझदारी भरी दूरी से देखते हैं। लैंगलैंड उसी समाज के भ्रष्टाचार, अन्याय और लालच को देखकर तीव्र नैतिक रोष और जुनून से भर उठते हैं। डेचेज उनकी आवाज को ज्यादा गंभीर, ज्यादा तात्कालिक, लगभग पैगंबराना मानते हैं। पैगंबराना? हाँ, मतलब एक भविष्यवक्ता जैसी आवाज। वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान से ज्यादा समाज की आत्मा, सामाजिक न्याय और सच्ची धार्मिकता के सवालों से जूझते हैं। उनकी कविता में एक पुकार है, सुधार की एक तड़प है। तो ये तीनों लेखक, चौसर, गावर, लैंगलैंड, डेचीज की नजर में उस दौर के 3 अलग-अलग चेहरे पेश करते हैं, है ना? बिल्कुल। चौसर ने हमें दुनिया को बारीकी से देखना सिखाया, इंसानी फितरत को समझना सिखाया और अंग्रेजी भाषा की ताकत को पहचानना सिखाया। सही। जबकि गावर ने डेचीज के मुताबिक नैतिकता और ज्ञान को व्यवस्थित रूप से कहानियों में पिरो के पेश किया, एक विद्वान की तरह। और लैंगलैंड ने सामाजिक और आध्यात्मिक बेचैनी को आवाज देने के लिए पुरानी काव्य शैली और शक्तिशाली रूपकों का इस्तेमाल किया। उनकी आवाज में एक नैतिक आग थी। डेचेज दिखाते हैं कि ये तीनों अपने मुश्किल दौर को देख रहे थे। हाँ, वो प्लेग का दौर था, किसान विद्रोह हुए थे, चर्च में संकट था। बिल्कुल। और ये सब लेखक साहित्य के जरिए इंसान, समाज और आस्था के मायने तलाश रहे थे, अपने अपने तरीके से। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजी साहित्य की वो बुनियाद डाली जिस पर आगे शेक्सपियर और मिल्टन जैसे लेखकों ने शानदार इमारतें खड़ी की। सही कहा। डचेस का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि उनकी रचनाएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो आज भी हमसे बात करती हैं, मानवीय अनुभव के उन्हीं सवालों को उठाती हैं जिनसे हम आज भी जूझते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं जो डेचीज के विश्लेषण से उभरता है। हाँ। चौसर का समाज का अवलोकन, जिसमें अक्सर हास्य और एक तरह की स्वीकृति का भाव है, और लैंगलैंड की उसी समाज की तीव्र आलोचना और नैतिक जुनून।
क्या ये आज भी हमारे आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया देने के दो बुनियादी मानवीय तरीके नहीं हैं? मतलब एक तरीका है देखना, समझना, शायद मुस्कुराना भी। हाँ, और दूसरा तरीका है देखना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, जुनून के साथ। शायद दोनों की अपनी जगह है, अपनी जरूरत है। बिल्कुल। इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।